सो वेलकम वंस अगेन द एग्जाम सर्कल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अभी जैसे हम लोग चीज़ों को फिर से कंटिन्यू किए हुए हैं और द एग्जाम सर्कल हमारा टेलीग्राम चैनल है। कोई भी वीडियो से पहले उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा ताकि आप पहले से अगर उसको सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। द एग्जाम सर्कल में जो ऐप है हमारा उसमें TE और C कैपिटल है, बाकी स्मॉल में है। हम SSC, NDA, CDS और बैंकिंग के लेवल को टच करते हैं और एक बार पढ़ने के बाद आपको फिर से दोबारा पढ़ने की जरूरत महसूस नहीं होगी। ये कॉन्फिडेंटली हम कहते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप किसी भी पॉइंट पर अपनी फीस वापस ले सकते हैं। 5 जुलाई से वहाँ पर 2026 से वहाँ पर बैचेज भी स्टार्ट है। तो जैसे एग्जाम का ही पैसेज क्यों? क्योंकि जब आप एग्जाम का पैसेज और उसके बाद दिए गए क्वेश्चंस को करते हैं तो कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं खुद, है ना, कॉन्फिडेंट फील करते हैं। ये कैट का पेपर का एक पेपर जो हुआ था उसका पैसेज है। इसमें जो भी वर्ड जिस सर्च में यूज हुआ है उसे लिख के दिया गया है। द एग्जाम सर्कल टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर PDF है, वहाँ पर चीजें दी गई हैं अच्छे से। अब देखो जैसे क्या है, अगर मैं यहाँ पर मीट का मतलब पूरा करना है, फुलफिल, रियलाइज ये लिखूं, समय खराब करना है। आपको मेरे वोकैब लिख देने से याद हो नहीं जाती हैं, वो कल टाइम खराब करने वाला काम है। और एग्जाम पैसेज को आप एनालिसिस करके पढ़िए, उसमें ग्रामर को देखते चलिए ताकि आपको एरर के प्रश्न, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिलर्स ये सब आसानी से डील कर पाए, आप बहुत दिक्कत ना हो। और जनरली हम यही ही नहीं करते हैं। तो लिखा है कि कैन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी मीट ह्यूमन नीड्स। अब ढेर कैन का यूज हुआ है ना। अब देखो क्या है, जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी का सामर्थ्य ही पूछ ले, है ना, ऐसे भी देख सकते हैं कि क्या कृषि संबंधी उत्पादकता मीट पूरा करती ह्यूमन नीड्स, मनुष्य की आवश्यकताओं को इन द लॉन्ग रन, आखिरकार या अंततोगत्वा। और जब आप सेंटेंस का मीनिंग समझ लें तो हिंदीकरण करने की वैसे जरूरत कोई नहीं है ना। हिंदीकरण अलग चीज है, हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है, हमें लिमिटेड टाइम में चीजों को सॉल्व करना होता है। तो हिंदीकरण आप एग्जाम हॉल में नहीं करिएगा। कि कह रहा है कि कैन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी आपका नाउन हो जाएगा, नाउन के बारे में बताया वो एडजेक्टिव हो जाएगा। कैन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी की क्या कृषि संबंधी उत्पादन या उत्पादकता मीट पूरा करता है ह्यूमन नीड्स, मनुष्य की आवश्यकताओं को इन द लॉन्ग रन, अंततोगत्वा या आखिरकार। फिर कह रहा है कि सिंस 20th सेंचुरी, सिंस 20th सेंचुरी एडवांसेस। और देखो ये इसका वर्ब वाला पार्ट लिखा है, डू नॉट सीम, प्रतीत नहीं होता है, सस्टेनेबल टिकाऊ, है ना। और सीम के बाद आप एडजेक्टिव से एडवर्ब का काम लेते हैं, इस पर प्रश्न आते हैं, है ना, ग्रामर में आप पढ़ते हैं। और देखो मिला कहाँ आपको, पैसे से मिल रखा है, आप अब कनेक्ट कर पा रहे हैं नहीं। और देखो ये जो गिवन इंक्रीजिंग कॉस्ट लिखा है ना, ये फ्रेज है, देखो कॉमा करके अलग कर लिया गया है, इसको दोनों तरफ आपने क्या लगा रखा है, कॉमा लगा रखा है ना। जब आप किसी के बारे में सब्जेक्ट हो, है ना, सब्जेक्ट पार्ट या ऑब्जेक्ट पार्ट के बारे में आप अतिरिक्त जानकारी देते हैं तो आप फ्रेज या क्लॉज लिखते हैं, उसे कॉमा करके अलग कर लेते हैं। 20th सेंचुरी एडवांसेस, अभी कोई यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर नहीं है। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता तो ये डू नॉट के लिए आप सब्जेक्ट ना ला पाते। तो आपको समझना है कि 20वीं शताब्दी की जो प्रगति है, गिवन इंक्रीजिंग, यानी गिवन का मतलब आप देखते हुए, है ना, इंक्रीजिंग बढ़ते हुए कॉस्ट कीमतें, गिवन का अक्सर यूज प्रीपोजिशन के रूप में किया जाता है। गिवन इंक्रीजिंग कॉस्ट, बढ़ती हुई कीमतों को देखते डू नॉट सीम। अब कब 20वीं शताब्दी की जो प्रगति है, अब गिवन इंक्रीजिंग कॉस्ट, कारण क्या है कि बढ़ती हुई कीमतें। कॉस्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को तैयार करने में टोटल जो खर्च लगता है उसे आप कॉस्ट बोलते हैं। डू नॉट सीम, नहीं लगता है या नहीं प्रतीत होता है, सीम मतलब लगना भी, सस्टेनेबल टिकाऊ। और देखो सीम वर्ब है, इसके बावजूद आप पीछे क्या लिख रहे हैं, एडजेक्टिव। फर्दर इंक्रीजेस, आगे की बढ़ोतरी, इन आउटपुट, परिणाम में। और परिणाम यहाँ किसके लिए यूज किया गया है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी के लिए। और विल नॉट बी अचीव्ड, विल बी के साथ आपको विथ ही मिल रहा है, पैसिव वॉइस में लिखा गया है, ठीक है। तो कह रहा है कि फर्दर इंक्रीजेस इन आउटपुट और विल नॉट बी अचीव्ड,
कि जो आगे की बढ़ोतरी है परिणाम में, और यानी कि परिणाम का मतलब क्या है, कृषि संबंधी उत्पादकता विल नॉट बी अचीव्ड इजीली, उसे आप आसानी से हासिल नहीं कर पाएंगे। यानी कि वो कह रहा है कि आगे भी आप बहुत उत्पादकता को, उत्पादन क्षमता को नहीं बढ़ा पाएंगे, यानी कि उत्पादन क्षमता को नहीं बढ़ाया जा सकेगा या नहीं बढ़ाया जाएगा। ग्लोबल पॉपुलेशन ग्रोथ, और देखो देखने वाली चीज ये है कि ग्लोबल पॉपुलेशन ग्रोथ का वर्ब वाला पार्ट ये लिखा है, ऐसे वो एरर बना देता है। ठीक, तो और देखो यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि व्हाइल के बाद आप V1 प्लस आईएनजी का स्ट्रक्चर पाते हैं। व्हाइल शोइंग साइंस, जो ये दर्शा रहा है या आपको संकेत कर रहा है ऑफ स्लोइंग डाउन, कम होने का। तो देखो ये ग्लोबल पॉपुलेशन ग्रोथ, वैश्विक जनसंख्या वृद्धि, व्हाइल शोइंग साइंस, जबकि ये दर्शा रही है ऑफ स्लोइंग डाउन कि कम हो रही, क्या कम हो रही, ग्लोबल पॉपुलेशन ग्रोथ हैज पुश्ड, और ये रहा आपका सब्जेक्ट और इस सब्जेक्ट का वर्ब ये पड़ा हुआ है, हैज पुश्ड, इसने धकेल दिया है फार्मर्स किसानों को एंड हर्डर्स पशुपालकों को इनटू एरियाज, उन क्षेत्रों में अनसूटेड, अनसूटेड का मतलब अनुपयुक्त, और देखो ये इन्होंने क्या लिखा अनसूटेड टू, यहीं से वो प्रश्न पूछ लेगा आपसे, है ना। अनसूटेड के बाद का प्रेपोजिशन क्या होता है, ये फिलर से पूछ सकता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पूछ सकता है, एरर पूछ सकता है, और ये आपको क्लोज टेस्ट में भी पूछ सकता है। तो यहीं पर आपको ध्यान देना होता है। कह रहा है कि ग्लोबल पॉपुलेशन ग्रोथ, और जबकि ये क्या कैसी प्रतीत हो रही, कम होती प्रतीत हो रही है, हैज पुश्ड फार्मर्स एंड हर्डर्स, इसने किसानों को और पशुपालकों को धकेल दिया है इनटू एरियाज अनसूटेड टू इंटेंसिव एग्रीकल्चर, जो गहन कृषि के लिए क्या है, अनुपयुक्त है, मतलब उसने ऐसी स्थितियां पैदा कर दी हैं कि आप पर्याप्त कृषि नहीं कर सकते हैं, पर्याप्त उत्पादन नहीं कर सकते हैं। और देखो चीजें प्रेजेंट में चल रही हैं, तो यहाँ पर पहले लिखा था दैट एक्सेलरेट्स, जो बढ़ा देता है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन हटाया, और वर्ब जो एक्सेलरेट थी उसको V1 प्लस आईएनजी में चेंज कर डाला, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज बना डाला। एक्सेलरेटिंग, बढ़ाते हुए, वर्ल्ड वाइड, वैश्विक, इकोलॉजिकल, पारिस्थितिकी डिसरप्शंस, यानी परिस्थितिकी संबंधी अव्यवस्थाओं को इसने बढ़ाया। देखो समझना है आपको, ना देखो आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होती है, ना कि आप अर्थ को रटने के पीछे भागना है। हाँ, टेंस के कौन से स्ट्रक्चर यूज हुए हैं वो जरूर आपको ध्यान देना है। जितना पॉसिबल हो सकता है उतना दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ग्लोबल पॉपुलेशन ग्रोथ हैज पुश्ड, और यहाँ पर व्हाइल शोइंग साइंस ऑफ स्लोइंग डाउन जो कुछ लिखा है वो ग्लोबल पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में अतिरिक्त जानकारी लिखी है। और ऐसे में आप क्लॉज लिखकर, फ्रेज लिखकर या एक वर्ड लिखकर आप जब अतिरिक्त जानकारी देते हैं तो उसे कॉमा लगा करके दोनों तरफ अब उसे अलग कर लेते हैं। और इस सब्जेक्ट का वर्ब वाला पार्ट ये, उसने किसानों को और पशुपालकों को ऐसे क्षेत्र भेजा जो अनसूटेड है, उनके लिए अनुपयुक्त है, टू इंटेंसिव एग्रीकल्चर। और देखो अनसूटेड के बाद आपको टू लिखना होता है, ठीक है, जो गहन यानी कि व्यापक एग्रीकल्चर कृषि के लिए अनुपयुक्त है। एक्सेलरेटिंग यानी कि वहां लिखा था दैट एक्सेलरेट्स, जो बढ़ा देता है। वर्ल्ड वाइड इकोलॉजिकल डिस्ट्रप्शंस, यानी कि वैश्विक और पारिस्थितिकी अव्यवस्थाएं, तो उससे रिलेटिव प्रोनाउन आया और आपका फाइनाइट वर्ब उठा के वर्ब को V1 प्लस आईएनजी में चेंज कर लिया। कह रहा है कि रिजर्व्स, और देखो लिखा है कि ऑफ एरेबल लैंड एंड फ्रेश वाटर। देखो ऑफ लगा करके, एरेबल का मतलब होता है कृषि योग्य, कृषि योग्य जमीन और ताजे पानी के जो रिजर्व्स हैं, है ना। और इस ये बात यानी कि जब कोई एक फ्रेज सब्जेक्ट की जगह आई हुई है और इस फ्रेज का वास्तविक सब्जेक्ट क्या है, रिजर्व्स, क्योंकि ऑफ अरेबल लैंड एंड फ्रेश वाटर लिख करके इस रिजर्व पर क्या कर रहे हैं, अधिकार दिखा रहे हैं। तो वास्तविक वर्ब क्या है, डिमिनिश्ड प्रेजेंट परफेक्ट स्ट्रक्चर, घट गया है, कम हो गए हैं, अलार्मिंगली, खतरनाक ढंग से। यानी कि जो कृषि योग्य जमीन थी और फ्रेश वाटर था, उसके जो रिजर्व्स थे, है ना, वो क्या है डिमिनिश्ड, वो घट गए अलार्मिंगली, खतरनाक ढंग से। ये वर्ड्स लिख के दिए गए हैं पीछे पीडीएफ में। देखो जिसे मैं अगर लिख दूं यहाँ पर, तो क्या आपको वो वर्ड्स याद हो जाएंगे कि या याद रह जाएंगे? फिर मैं उनको 2-3 सिनोनिम लिख दूं, 2-3 एंटोनिम लिख दूं, याद नहीं रहे तो तसल्ली के लिए आपको लग सकता है कि नहीं बहुत ज्यादा पढ़ाया गया है। केमिकल रन ऑफ्स, रासायनिक अपवाह है, यानी रन ऑफ्स का मतलब क्या है, जो फैक्ट्री वगैरह से धुआं निकले या गंदा पानी निकले उसके लिए लिखते हैं रन ऑफ्स। है कंपाउंडेड, फिर से प्रेजेंट परफेक्ट स्ट्रक्चर, इसने बढ़ा दिया है बहुत तेजी के साथ, क्या बढ़ा दिया, पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स, प्रदूषण संबंधी समस्याओं को इसने बढ़ा दिया है।
इन्वेजन। अब देखो जैसे वर्ड आया इन्वेजन जो कि नाउन है, लेकिन हमने आपको पहले वर्ब वाला वर्ड लिखा है अनाधिकृत प्रवेश करना, टू इंटर अनऑफिशियली, और उसके बाद हमने नाउन फॉर्म लिखा है अनाधिकृत प्रवेश। तो इन्वेजन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स, यानी कि प्रकृति से प्राकृतिक जो निवास स्थान है, हैबिटेट्स है ना, हैव हेस्टेंड, वो बढ़ गया है, सॉरी इसने बढ़ा दिया है स्पेसीज एक्सटिंक्शन, प्रजातियों के यानी कि जो पशु पक्षी है उन एक्सटिंक्शन का मतलब क्या होता है, विलुप्तीकरण। यानी कि जो अनाधिकृत प्रवेश है, मनुष्य सब हर जगह तो इंटर कर रहा है ना, या केमिकल रन ऑफ्स हैं वो हर जगह पहुंच रहे हैं, और बड़े पैमाने पर जीव जंतु क्या है, विलुप्त हो रहे हैं, उनका अस्तित्व खत्म हो रहा है। देखो जिससे क्या है, अभी आगे जाके इसमें प्रश्न नहीं पूछा गया थीम और टोन वाला, लेकिन हम लोग पैसेज को एनालिसिस करते हुए आगे उसका टोन डिसाइड करेंगे। देखो यहाँ तक जो ऑथर है, जो आपका राइटर है, उसने केवल केवल क्या किया है, वरी, चिंता ही दर्शाई है। क्या दर्शाया है, चिंता दर्शाई है। वो कंप्लीटली क्या है, बहुत चिंतित है, ठीक है यार, निगेटिव एस्पेक्ट पर लगातार वो बात कर रहा है। फिर कह रहा है कि डिजर्टिफिकेशन, डिजर्टिफिकेशन का मतलब होता है निर्वनीकरण, क्या है, मरुस्थलीकरण एक तरह से। हैज बीन सीवियर, सीवियर आपका एडजेक्टिव होता है, क्या होता है, एडजेक्टिव। सीवियर का मतलब होता है गंभीर, गंभीर होना नहीं होता है, होने के लिए बी क्रिया है, प्रेजेंट परफेक्ट था, हैज आपको चाहिए था वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बी का थर्ड फॉर्म बीन, तो ये हैज हेल्पिंग वर्ब है, और बीन क्या है आपका, बीन आपका मेन वर्ब है। तो डिजर्टिफिकेशन हैज बीन सीवियर, ये गंभीर रहा है, इन द लास्ट 100 years, पिछले 100 सालों में। देखो प्रेजेंट परफेक्ट के स्ट्रक्चर में आपको ये चीज बताई गई थी कि जब पास्ट में आरंभ हुए किसी काम का प्रभाव वर्तमान में भी जारी हो, तब आप प्रेजेंट परफेक्ट स्ट्रक्चर यूज करते हैं। और कह रहा है कि इन द लास्ट 100 years, अब पिछले 100 साल में कह रहा है गंभीर रहा है, निर्वनीकरण यानी मरुस्थलीकरण, यानी कि पिछले 100 साल से लेकर के अब तक कोई काम जारी है, मतलब जारी नहीं, पिछले 100 साल पहले कोई काम शुरू हुआ था, उसका प्रभाव आप वर्तमान में भी दिखा रहे हैं, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट स्ट्रक्चर यूज करते हैं। ये पढ़ाया गया था आपको, है ना, कि आपको लग सकता है कि 100 ईयर, कि आपको लास्ट 100 years, पिछले 100 सालों की बात कर रहा है, तो प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट स्ट्रक्चर यूज कर लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपको पढ़ाया गया था कि जब पास्ट में कोई कार्य प्रारंभ हो और उसका प्रभाव वर्तमान में भी हो, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट स्ट्रक्चर लगाते हैं। इस पर बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं। अब पता नहीं मुझे आपको कितना याद है। खैर देखो लिखा है कि जैसे आप हमसे अगर ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ते हैं तो इसकी पूरी गारंटी है, एक बार पढ़ने के बाद आपको दोबारा बैचेज पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, और कॉन्फिडेंटली एग्जाम के प्रश्न आप करके ही विदा लेंगे हमसे। ऐसा ना होने पर आप हमसे जब चाहे तब फीस ले सकते हैं, और कोई भी इफ बट नहीं किया जाएगा। डिजर्टिफिकेशन हैज बीन सीवियर इन द लास्ट 100 years, कि जो निर्वनीकरण है, मरुस्थलीकरण है, वो गंभीर रहा है पिछले 100 वर्षों में, स्पेशली मुख्यतया इन नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका यानी उत्तरी अफ्रीका में। और आपको को कोई जरूरत नहीं हिंदीकरण करने की, अगर आप अर्थ समझ पा रहे हैं। साउदर्न पोर्शन यानी दक्षिणी हिस्से ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में, नॉर्दर्न मैक्सिको, उत्तरी मैक्सिको में, वन एंड द अमेरिकन साउथ वेस्ट। शायद वो वन जबरदस्ती लिख गया है ना, वहां पर क्या था, देख पैसेज को पलट के जाना पड़ेगा। बाकी यहाँ कॉमा अगर ना होता तो एंड द साउथ द अमेरिकन साउथ वेस्ट लिख सकते थे। कह रहा है कि ये जो निर्वनीकरण है, मरुस्थलीकरण है, वो पिछले 100 सालों में बहुत ही गंभीर रहा है, ठीक है। हालांकि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का भी स्ट्रक्चर हो सकता है अगर आप चाहें तो, है ना, वो बाद में इस पर लौट के आते हैं। स्पेशली मुख्यतः इन नॉर्थ अमेरिका, साउदर्न पोर्शंस ऑफ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न मैक्सिको एंड द अमेरिकन साउथ वेस्ट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, अब आपको कोई जरूरत नहीं कि उष्ण कटिबंधी आप जंगल कहें, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आप ध्यान रखिए कि यहाँ उसका जिक्र हुआ है, क्योंकि जब भी वो प्रश्न बनाएगा, क्वेश्चन बनाएगा और ऑप्शंस देगा, तब भी वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ही लिखेगा, ना कि उष्ण कटिबंधी जंगल लिखेगा। तो इसलिए भी आपको हिंदीकरण करने की जरूरत नहीं है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैव श्रंक, सिकुड़ गए हैं, फिर से प्रेजेंट परफेक्ट स्ट्रक्चर, बाय, अब कितना सिकुड़ गए हैं, वन हाफ, लगभग आधा, सिंस वर्ल्ड वॉर सेकेंड। अक्सर पीछे सिंस लिखकर क्लॉज या टाइम देता है, और आप प्रेजेंट परफेक्ट स्ट्रक्चर यूज करते हो, यानी कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड कब हुआ, राइटर को पता है पास्ट में हुआ, और कह रहा है कि तब से क्या हुआ है, आधे से ज्यादा क्या हो गए, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्या है सिकुड़ गए हैं।
तो पास्ट में आरंभ हुए किसी काम का प्रभाव वर्तमान में भी जारी है, प्रेजेंट परफेक्ट स्ट्रक्चर यूज कर लेते हो। फिर कह रहा कि विद इस बात के साथ कि एग्रीकल्चरल प्रेशर्स, कृषि संबंधित दबाव, और देखो यहाँ पर लिखा था दैट कॉज, जो उत्पन्न करते हैं, क्योंकि आपका जो यहाँ क्लॉज या का जो सब्जेक्ट बनेगा वो प्रेशर्स बनेगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया है कि रिलेटिव प्रोनाउन हटाया और फाइनाइट वर्ब को V1 प्लस ing प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज कर डाला। तो विद देखते हुए इस बात के साथ कि एग्रीकल्चर प्रेशर्स, कृषि संबंधित दबाव, कॉजिंग पैदा करते हुए, 3/4 यानी कि 3/4 ऑफ दैट लॉस, ये जो लॉस हुआ है कह रहा कि आधे तक घट गए कौन, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, उनमें से एग्रीकल्चरल प्रेशर्स है यानी कृषि संबंधित दबाव है, जिसने 3/4 3/4 लॉस जो उत्पन्न किया है इसी एग्रीकल्चर सेक्टर ने किया है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन, इंटरवेंशन का मतलब हस्तक्षेप, सरकार के हस्तक्षेप ने हैज प्रोड्यूस्ड उत्पन्न कर दिया या मतलब हिस्सा दिया एक तरह से, इट्स शेयर इसके हिस्से में, ऑफ कैटास्ट्रोफीज यानी जो विपदाएं आई उसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन, सरकार के हस्तक्षेप ने भी अच्छा खासा अपनी हिस्सेदारी दी है। देखो रेंज का अर्थ हमसे पीडीएफ में बदलना लिख गया, होता भी है ना, जब आप एक परिस्थिति दूसरी परिस्थिति में तो रेंज वर्ड लिखते हैं, लेकिन रेंज का अर्थ यहाँ पर रेंज पढ़ते हैं ना, यहाँ पर रेंज का अर्थ टू इंक्लूड है, क्या है, टू इंक्लूड, शामिल करने के अर्थ में यूज हुआ है। रेंजिंग फ्रॉम अ टेरिबल फेमिन, जिसमें क्या किया गया, एक भयानक खतरनाक फेमिन, अकाल को शामिल करता है, इन चाइना, चाइना में बिटवीन 1958 और यहाँ ये जो एरो लगा है वो एंड का सिंबल है, एंड 1961 मतलब 1958 से लेकर 1961 के बीच का जो समय है चाइना में, वहां पर क्या है, बहुत भयानक अकाल पड़ा, लैक ऑफ फूड, दैट मे हैव, ये बड़ा बेहतरीन स्ट्रक्चर है। आप इस फेमिन को के लिए क्या लिख रहे हैं आप, दैट, जिसने, कह रहा कि देखो मे से आप संभावना दिखाते हैं और जब आप परफेक्शन दिखाते हैं तो आप हैव या हैव की किसी ना किसी फॉर्म को क्या देते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको रटाया नहीं गया कि मे हैव बीन कब होगा, स्मार्टली आपको ट्रेंड किया गया है कि मे से संभावना दिखा रहे हैं और पास्ट में संभावना दिखा रहे हैं, तो आप परफेक्शन का भाव शो कर रहे हैं। जब जब आप परफेक्शन का भाव शो करते हैं तब तब आप हैव या हैव किसी ना किसी फॉर्म के साथ V3 स्ट्रक्चर यूज करते हैं। तो कह रहा है कि दैट मे हैव किल्ड 3 मिलियन पीपल, लगभग 30 मिलियन लोगों को, यानी कि 3 करोड़ लोग। देखो संभावना की इस चीज ने 3 करोड़ या 30 मिलियन लोगों को मारा होगा, ये सिर्फ संभावना है पास्ट में, एंड डिस्ट्रॉयड और नुकसान पहुंचाया होगा, बर्बाद कर दिया होगा, द अरल सी को। देखो उन्होंने अरल सी के साथ आर्टिकल द यूज किया। अब कह रहा है कि यहाँ देखो फुल स्टॉप लगा है, अभी तक लगातार क्या है, आप ऑथर वरीड है, केवल चिंता व्यक्त कर रहा है। टेकिंग एवरीथिंग इनटू कंसीडरेशन, हर चीज को ध्यान में लेते हुए, टेक समथिंग इनटू कंसीडरेशन होता है विचार करना, ध्यान देना, इडियम होता है लिख के दिया गया है। वी मे रिमेन, फिर से संभावना दर्शा रहा है, और वी मे रिमेन हम बने रह सकते हैं, होपफुल आशावादी, रिमेन वर्ब है, इसके बावजूद आपने एडजेक्टिव से एडवर्ब का काम लिया, ये सब ट्रेंड करना है खुद को। होपफुल अबाउट ह्यूमन काइंड्स एग्रीकल्चरल प्रोस्पेक्ट्स, यानी कि जो प्रोस्पेक्ट और संभावना से है, कह रहा कि अगर सब कुछ ध्यान में रखा जाए तो हम अभी आशावादी हो सकते हैं, यानी उम्मीद रख सकते हैं, किसको लेकर, चीज को लेकर, ह्यूमन काइंड्स एग्रीकल्चरल प्रोस्पेक्ट्स, जो कि मनुष्य के कृषि संबंधी संभावनाएं उसको लेकर के। अभी तक देखो लगातार प्रॉब्लम्स की बात हो रही है, निगेटिव एस्पेक्ट्स पर बात हो रही है, चिंतित है, वरीड है, लेकिन फिर भी उसने एक संभावना जताई है, यानी कि कंप्लीटली वो क्या है, कंप्लीटली वो केवल वरीड ही नहीं है, कह रहा कि बट लेकिन वी कैन स्कार्सली, अब देखो स्कार्सली का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में पढ़ाया गया ना, शायद ही के सेंस में, ऑलमोस्ट नथिंग के सेंस में आप इसको यूज करते हैं। बट लेकिन वी कैन स्कार्सली लुक फॉरवर्ड, लेकिन हम शायद ही आगे की संभावना, देखो कह रहा है कि लुक फॉरवर्ड ऑप्टिमिस्टिकली, आशावादी ढंग से, यानी कि मतलब अच्छी संभावनाओं के, शायद ही अच्छी संभावनाओं को लेकर के, अच्छी संभावनाओं को ध्यान में रख के शायद ही हम आगे की तरफ देख पाए, सोच पाए, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी का जो ये फर्स्ट क्वार्टर है, पहला तिमाही है, इसके अंतिम
इसके लास्ट में, है ना, कह रहा है कि शायद ही हम आशावादी ढंग से चीजों को देख सकें, लेकिन फिर भी क्या कह रहा है वो, हम होपफुल रह सकते हैं, रिमेन रह सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन में। देखो जैसे RNGE है ना, तो जैसे क्या है, पैसेज को हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब जैसे आपकी तैयारी कितनी है, आप कितना समझ पाए हैं, हमने इसमें बहुत जबरदस्ती चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं की कि आपको टाइम ना खराब हो, है ना। बाकी जो बेसिक लेवल पर जिनको दिक्कत है उनके लिए मैं अलग से क्लास लेके बनाऊंगा। व्हाई डू 20th सेंचुरी एडवांसेस नॉट सीम सस्टेनेबल। तो साफ साफ देखो पैसेज में लिखा गया है कि, देखो ये लिखा है कि सिंस 20th सेंचुरी एडवांसेस, और देखो लिखा है गिवन इंक्रीजिंग कॉस्ट्स, कि बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए, गिवन मतलब को देखते हुए, डू नॉट सीम सस्टेनेबल, ये सस्टेनेबल प्रतीत नहीं होती है, साफ साफ पैसे मिल रहा है। देखो दे डू नॉट मीट द ह्यूमन नीड्स, वे ह्यूमन नीड्स को पूरा नहीं करती हैं, ये रीजन नहीं है। रीजन ये है कि, और देखते हैं आगे, चारों ऑप्शंस देखने हैं आप, एग्जाम हॉल में नहीं है, आप अपने से अलग से अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप सारे ऑप्शंस में जाइए। ड्यू टू द इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, साफ साफ पैसेज में लिखा गया है कि बढ़ती हुई कीमतों, और देखते हैं, बिकॉज दे आर आउटडेटेड फॉर द करंट टाइम्स, आउटडेटेड होने के लिए पूरे पैसेज में जिक्र ही नहीं है। दे आर यूजफुल बट इंटेंसिव, ऐसा भी नहीं लिखा गया है ना, कि 20th सेंचुरी के जो एडवांसेस है, प्रगति है, उसको यूजफुल तो नहीं बताया गया है ना पैसेज में, तो आप ऐसे नहीं देखेंगे उसको। तो साफ साफ लिखा गया है कि जो इंक्रीज कॉस्ट है, बढ़ती हुई कीमतें हैं, इंक्रीजिंग, तो वो वहां कह रहा है इंक्रीजिंग कॉस्ट, और यहाँ कह रहा है इंक्रीज कॉस्ट, यानी बढ़ी हुई कीमतें। यहाँ इन्होंने क्या किया है, V3 को एडजेक्टिव बनाया है। इंक्रीजिंग कॉस्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल जब एडजेक्टिव, तो बढ़ती हुई कीमतें, और इंक्रीज्ड कॉस्ट अगर लिखा है तो बढ़ी हुई कीमतें। देखो जैसे आर्टिकल द पड़ा हुआ है, इसकी पूरी गारंटी है नाउन के लिए आया हुआ है, और इस द के बाद दो वर्ड्स आए हुए हैं, फिर से प्रेपोजिशन ऑफ आ गया है, यानी कि इसमें से कॉस्ट आपका नाउन हो जाएगा और इंक्रीज क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। एंड ये सीडीएस में कैट के एग्जाम में अंडरलाइन करके वो वर्ड पूछ लेता है कि किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से आता है ना। तो हमें हमें पता है कि आर्टिकल द नाउन के लिए आएगा, आर्टिकल ए एंड द, और इन द के बाद आपको दो वर्ड मिले, इंक्रीज और कॉस्ट, और फिर से प्रेपोजिशन आ गया तो फिर से प्रेपोजिशन नाउन के लिए आएगा, तो प्रोडक्शन आपका फिर से नाउन हो जाएगा, एग्रीकल्चरल आपका एडजेक्टिव। खैर इस पर अभी लौट के आके बात करूंगा। तो ये आपका पहला प्रश्न हो गया। नेक्स्ट है, व्हाट पुशेस फार्मर्स इनटू प्लेसेस अनसुटेड फॉर एग्रीकल्चर, यानी किस चीज ने किसानों को, और पैसे में देखो उसने हर्डर्स को भी लिख कि अनसुटेड एरियाज में उसने धकेल दिया। एक उसने कहा इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब देखो जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की गई है, क्योंकि वो केमिकल रन ऑफ्स की, देखो उसने इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात सीधे सीधे नहीं की, है ना, उसने एक चीज पैसेज में आपको दी, केमिकल रन ऑफ्स। तो इसकी पूरी गारंटी है कि केमिकल रन ऑफ्स कब हो पाएंगे, जब वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ होगा, लेकिन ये कारण नहीं है धकेलने का। वाटर स्कैरसिटी, जल का अभाव, स्कैरसिटी का मतलब क्या है, स्कैरसिटी का मतलब कमी है, शॉर्टेज है। डिजर्टिफिकेशन, निर्वनीकरण नहीं, पॉपुलेशन ग्रोथ ही था जिसने क्या किया है, अनसुटेड एग्रीकल्चरल की समस्याओं को उसने पैदा किया। फिर देखो नेक्स्ट है कि which one of the following is not true according to the passage for ecological degradation, जो ये पारिस्थितिकी डिग्रेडेशन है, पतन है, इसको लेकर के कौन सी कही गई बात सही नहीं है। ग्लोबल पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि वैश्विक जनसंख्या वृद्धि, एक्सेस यूज ऑफ केमिकल्स, डिजर्टिफिकेशन, वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो देखो इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन के लिए केवल यही वो चीज है जो रीजन नहीं बताया गया है ना, जिसको कारण नहीं माना गया। बाकी ये ए बी और सी आपके क्या है, ये तीन के तीनों क्या है, ये इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन कहने का विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ये सब रीजन है, केवल यही रीजन नहीं है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि व्हाट इज द कंक्लूजन, कंक्लूजन का मतलब क्या है, निष्कर्ष से और परिणाम से, ऑफ द ऑथर, ऑथर ने क्या निष्कर्ष निकाला इन द पैसेज में, अबाउट द प्रोस्पेक्ट, संभावनाओं को लेकर के, ऑफ द एग्रीकल्चर, कृषि की, इन द वर्ल्ड, संसार में। तो ये ऑथर का जो
कंक्लूजन है, वास्तव में वो टोन को भी डिसाइड कर देता है कहीं ना कहीं। तो वो कह रहा है कि द ऑथर इज बोथ होपफुल एंड सेप्टिकल। सेप्टिकल का मतलब क्या है? संदेहवादी। सेप्टिकल का मतलब क्या होता है? संदेहवादी, हैविंग डाउट्स। द ऑथर इज बोथ होपफुल, आशावादी भी, एंड सेप्टिकल और संदेहवादी भी, ऑफ द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि की संभावनाओं को लेकर। द ऑथर इज वेरी होपफुल ऑफ द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर। देखो वो मे रिमेन होपफुल कह रहा है, संभावना जता रहा है, और आप यहाँ लिख रहे हैं वेरी होपफुल, नॉट पॉसिबल। द ऑथर इज सेप्टिकल ऑफ द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर। केवल केवल संदेह से नहीं भरा है, वो मे रिमेन होपफुल भी कह रहा है। द ऑथर इज नाइदर होपफुल, न तो वो आशावादी है, नॉर सेप्टिकल, ना ही वो क्या है कि संदेह से भरा हुआ। ऑफ द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर पूरे पैसे में जिक्र ही नहीं हुआ, इस मतलब नाइदर होपफुल नॉर सेप्टिकल की बात नहीं की, उससे सीधे का है कि वी मे रिमेन होपफुल, है ना, कि हम आशावादी हो सकते हैं लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते हैं। तो ऑथर का प्रोस्पेक्ट्स यही है ना, कि जो ऑथर ने कंक्लूजन निकाला है कृषि को लेकर के जो संभावना है, उसके लिए ए नंबर वाला आपका सटीक आंसर है ना। वेरी होपफुल पैसेज में लिखा गया, जहां तक एक्सप्लेन हो पाया है आप समझ पा रहे होंगे। इंकर्जन का मतलब ये जो होता है वो अनाधिकृत प्रवेश होता है ना, अनाधिकृत घुसपैठ के सेंस में यूज करते हो। इंटेंसिव का मतलब गहन या व्यापक के सेंस में यूज करते हो। सीवियर गंभीर होता है। इंटरवेंशन मतलब हस्तक्षेप होता है। इस सारे के सारे वर्ड्स आपको लिख के दिए गए हैं। देखो थोड़ी सी आप इस पैसेज में बात कर सकते हैं। मान लो एक क्वेश्चन पूछ लेता, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, क्या लिखा? टोन ऑफ द पैसेज लिखता, तो आप जैसे ढेर सारे ऑप्शंस देता, तो देखो वो क्या कर रहा है, थोड़ा सा अगर वो आपसे टोन पूछ लेता तो क्या है? वरीड है, वरीड येट होपफुल। चिंतित है और फिर भी क्या है? आशावादी है। आप ये टोन, एक ऑप्शन हो सकता था, ये बढ़िया ऑप्शन बनता जाके। अगर वो थीम पूछ लेता तो हो सकता है, एक मेरे नजरिए से थीम आप बना लेते एग्रीकल्चरल आप बना लेते एग्रीकल्चरल डिग्रेडेशन, कृषि संबंधी पतन, एंड होप ऑफ, मान लो लिख देते होप ऑफ रिटायरमेंट, ऐसे कुछ हो आपको लिख के थीम देता। देखो कई बार क्या होता है, जैसे जो थीम मैं अज्यूम करूं, जरूरत थोड़ा वही लिख के देता, है ना। तो कहीं ना कहीं पूरे पैसेज में पहले वो एग्रीकल्चर कृषि संबंधित डिग्रेडेशन की बात कर रहा है, और लेकिन बाद में क्या क्या कर रहा है, बेटरमेंट, अच्छी चीजों की संभावना को जताने की उसने बात की है। देखो यहाँ पर आके उसने लिखा है कि कह रहा है कि बट वी रिमेन होपफुल अबाउट ह्यूमन काइंड्स एग्रीकल्चर प्रोस्पेक्ट्स। तो जैसे ये एफकैट का पैसेज था, इसमें उन्होंने पूछा तो नहीं है टोन या थीम, लेकिन हम लोगों ने अलग से अपने से देख लिया है। पूरे पैसेज में वो लगातार किसकी बात कर रहा है? पूरे पैसेज में लगातार वो चिंतित है, वो कारण बता रहा है जिसकी वजह से वहां पर क्या है, एग्रीकल्चरल मतलब डिस्ट्रप्शंस हुए, लगातार चीजें गिरी। फिर वो कह रहा है कि जो कृषि योग्य जमीन है, फ्रेश वाटर है, वो भी कम हो गया है। केमिकल जो रन ऑफ है उसने पोल्यूशन प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी, है ना। जो अनाधिकृत प्रवेश है उसने क्या किया है, बहुत बड़े पैमाने पर प्रजातियों के विलुप्तीकरण को बढ़ा दिया है, ये सब उसने किया, ये कहा उसने। और फिर कैसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट सिकुड़ गए हैं, कम हो गए हैं, सिकुड़ने का मतलब क्या है, कम होने से, है ना। कैसे वहां पर अकाल आया लगातार उस समस्या में, लेकिन फिर भी बाद में क्या कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि वी मे रिमेन होपफुल अबाउट ह्यूमन काइंड्स एग्रीकल्चर प्रोस्पेक्ट्स। अब देखो जैसे क्या है, पैसेज को पैसेज की तरह डील किया, ये उस उम्मीद के साथ कि आप बेहतर करेंगे। यहाँ पर देखो जैसे ये लिखा है जो भी वर्ड्स आए
देखो जैसे क्या है, हमने पहले काम किया है पैसेज पर, है ना, तो जो वर्ड आ चुके थे उनको थोड़ा ना लिखने की कोशिश की है, फिर भी लिखा है। जहाँ मुझे लगता था कि हिंदी भी और केवल हिंदी से काम चल जाएगा, वहाँ केवल हिंदी लिख दी, जहाँ लगता था इंग्लिश भी होनी चाहिए, इंग्लिश भी लिख दिया है। और देखो जैसे लिखा है कि ये सेप्टिकल एक वर्ड आया, कह रहा है कि ही इज सेप्टिकल अबाउट और ऑफ इट, ये बोल्ड करके लिखा गया और पीडीएफ में इसको अंडरलाइन करके या सब बोल्ड करके लिखा गया है। वास्तव में हमने ये बताने की कोशिश की है कि वर्ड सेप्टिकल के साथ आप अबाउट या ऑफ प्रेपोजिशन लगाते हैं, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, अबाउट और ऑफ प्रेपोजिशन है। अगर वर्ब आ जाए प्रेपोजिशन के बाद, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद आपको नाउन चाहिए, नाउन आए तो नाउन इक्विवेलेंट यानी कि वर्ब को वी1 का साइन नेम चेंज करके आप जिरंड में बना सकते हैं। देखो जैसे क्या है, एक बार फिर से एक नई शुरुआत जैसा कह सकते हैं, है ना, द एग्जाम सर्कल यूट्यूब चैनल पर हो रखी है। इसको बहुत दूर तक ले जाएंगे, एसएससी, एनडीए, सीडीएस और बैंकिंग के एग्जाम को कवर करेंगे। अगर आप हमसे ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 5 जुलाई 2026 से हमारा इंग्लिश का एक बैच स्टार्ट है। उस ऐप को अभी अब चीज़ें वहाँ पर बैचेज अब फिर से अपग्रेड किए जाएंगे, इंफॉर्मेशन सेट की जाएंगी कि आप कॉम्बो बैच लेते हैं तो क्या मिलता है, प्रैक्टिस बैच कैसे क्या बताया जाएगा। तो थोड़ा मैं कभी कभी कुछ चीज़ें फ्लो में कर इसलिए बोल देता हूँ कि आपका टाइम ना खराब हो, समय बचे। हम आपसे कल इतना ही कह सकते हैं, जैसे आप कहें कि आप ही क्यों, तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि जो चीज़ जितना और जैसे बताई जाए और जितना करने के लिए कहा जाए उतना करते रहिएगा। इसकी पूरी गारंटी है कि जिस पॉइंट पर आप हमसे अलग होंगे उस पॉइंट पर आप ढेर सारे क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली डील कर चुके होंगे। बैच खत्म होने से बहुत पहले ही आप एग्जाम के प्रश्न, पैसेज, न्यूज़पेपर रीडिंग को आसानी से डील करेंगे और एडिटोरियल के लिए आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी पूरी गारंटी है। अभी हम आपको एग्जाम के पेपर्स और फ्रेश मॉक पेपर्स भी सॉल्व कराएंगे। 1 जुलाई से आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आप देखेंगे, आपको हम लाइव भी दिखाई देंगे। ठीक है, अगर आपको ये हेल्पफुल लगता है तो आप हमसे लगातार जुड़ सकते हैं। सो प्लीज़ कीप ज्वाइनिंग। थैंक यू।